हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ अयान। और जैसा कि आप पहले से जानते हो, हम इस यूट्यूब चैनल पे साइंस की एक सीरीज़ कर रहे हैं क्लास 10th की। और इसी सीरीज़ में आज हमारा थर्ड चैप्टर हम देखने वाले हैं। और इस थर्ड चैप्टर की जब हम बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि अभी हम सिर्फ केमिस्ट्री वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी साइंस की बुक का जो फर्स्ट पोर्शन हमें देखने को मिलता है वो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है। तो केमिस्ट्री की इस सीरीज़ में हमने देखा कि पहले हमने चैप्टर किया केमिकल रिएक्शन, फिर हमने चैप्टर किया दूसरा एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। और आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो बिना ज़्यादा कुछ टाइम वेस्ट किए हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है और क्या क्या है ये मेटल्स, क्या क्या होते हैं नॉन मेटल्स। तो हमेशा की तरह आपको इस वीडियो में भी जो आज देखने वाले हो जो आप, और आपको जो मिलने वाला है वो आपको मिलेंगे PYQs। PYQs का मतलब होता है प्रीवियस ईयर के वो क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और आपको मिलेंगी एक्टिविटीज़ के सॉल्यूशन। अभी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, अगर आपने लास्ट के वीडियोस को फॉलो किया है तो आप जानते हो। और आपको मिलेंगे इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस। अभी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस क्या होते हैं ये आपको आज देखने को भी मिलेंगे। अगर आप पहले से फॉलो कर रहे हो तो आप इनको भी जानते हो। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस मतलब हमारी बुक के जो अंदर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और उनको कई बार हम लोग इग्नोर कर जाते हैं, कई बार हम लोग उनको देखते नहीं हैं ध्यान से, वो होते हैं हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक, चलो तो स्टार्ट करें इस चैप्टर को। अगर तो हम देखेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज सबसे पहला टॉपिक है हमारा। अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, बार बार बचपन से हम लोग पढ़ते वाले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। तो बचपन से हम देखते थे कि जो मेटल्स होते हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हार्ड हैं, जो कि साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो आप उनके बाहरी स्ट्रक्चर को देख करके बता सकते हो, ये सारी की प्रॉपर्टीज़ सारी होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़, या फिर और भी प्रॉपर्टीज़ हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ सकती हैं। तो आपको जब भी इस लेक्चर को आप देख रहे हैं तो आपने पहले तो आपकी बुक जो आपकी साइंस की है वो आपको साथ में रखनी क्यों, क्योंकि सारी जो कटआउट्स आप यहाँ पे देख रहे हो वो हमारी साइंस के बुक से ही लिए गए हैं। ठीक है, चलो तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में एक्टिविटी 3.1 आपको पढ़नी है और ये आपको बताएगी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। और आपको बताएगी 3.2 वाली एक्टिविटी कुछ मेटल्स के बारे में ही। ये देखो आप, जैसे कि ये रहा, यू कैन कट इट विद शार्प नाइफ और ऐसी चीज़ें। तो जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। तो एक्टिविटी 3.1, एक्टिविटी 3.2 और एक्टिविटी 3.3 जो हमारी है ये वाली एक्टिविटी, एक्टिविटी 3.4, ठीक है, एक्टिविटी 3.5, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको एक जा कर के टॉपिक पे लेके आती है। वो टॉपिक अभी हम देखने भी वाले हैं। और 3.5 आपको बताती है गुड कंडक्टर ऑफ हीट के बारे में, जो आप लोग पहले से जानते हो कि मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये हमेशा जो है एक अच्छा कंडक्टर है हीट का। नेक्स्ट हमारा है 3.6 एक्टिविटी। ये आपको बताती है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टेंस के लिए आपको ये वाला जो एक्टिविटी है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा वी हैव एक्टिविटी 7। एक्टिविटी 7 आपको बताती है कुछ और मेटल्स के बारे में एंड नॉन मेटल्स के बारे में। तो क्योंकि हम जब इन सारी एक्टिविटीज़ को करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा टाइम हमारा कंज्यूम होता है। तो हमने क्या किया, इन सारी एक्टिविटीज़ को हमने पाइल अप करके आपके लिए वो चीज़ें लेकर आज हम बना कर लाए हैं जो आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, इसका मतलब है डिफरेंसेस। अब मेटल्स में और नॉन मेटल्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ये एक बड़ा टॉपिक है। ठीक है, वाई? क्योंकि यहाँ से आते हैं आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स? तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं आपके यहाँ से आपके, या फिर हो सकता है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं ये किसी और फॉर्म में आ जाए। तो हम एक तरफ देखेंगे प्रॉपर्टी को, एक तरफ हम देखेंगे मेटल्स, एक तरफ हम देखेंगे नॉन मेटल्स को। तो स्टार्ट करते हैं। फिजिकल स्टेट मतलब अगर बात करें तो मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड हैं, नॉन मेटल्स हैं वो सॉलिड भी हैं, लिक्विड भी हैं, गैस भी हैं, डिपेंड करता है आप इसकी बात कर रहे हो, क्योंकि नॉन मेटल्स भी बहुत सारे हो सकते हैं। लस्टर का मतलब होता है कि ये लोग जब आप इसको देखते हो तो शाइनिंग होते हैं, ये आपको दिखने में शाइनिंग मिलेंगे, जैसे कि गोल्ड या फिर सिल्वर, ठीक है, या फिर स्टील, एल्यूमिनियम। जबकि नॉन मेटल्स आर डल, ये शाइनी नहीं होते, ये डल होते हैं। मेलिएबल का मतलब है कि इनको जब आप बीट करोगे, जब आप इनको तोड़ोगे या फिर हैमर से जब आप इनको बीट करोगे तो इनकी शीट्स बन सकती हैं, जबकि नॉन मेटल्स की शीट नहीं बनती, ये लोग ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब आप तोड़ोगे और इनके टुकड़े हो जाएंगे, जैसे कि कोयला। ठीक है, डक्टिलिटी की जब बात करेंगे आप तो आप देखेंगे कि इनको आप छोटे छोटे बहुत पतले पतले बारीक वायर्स में बना सकते हो, कि इनको मेटल्स को, पर नॉन मेटल्स को आप वायर्स में नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये मतलब नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल थे, नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं होते हैं। हार्डनेस की व्हेन यू टॉक अबाउट हार्डनेस, मेटल्स मोस्टली हार्ड होते हैं जबकि नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं। करेक्ट? चलो, तो ये बहुत सिंपल बातें थी, पर ये डिफरेंसेस हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं और आते हैं एक्चुअली। हाँ बिल्कुल। कंडक्टिविटी की बात करें, आपको पहले पता है मेटल्स जो हैं वो दोनों हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर हैं।
जबकि मेटल्स पुअर कंडक्टर्स होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई होता है, इनका लो होता है जनरली। सोनोरिटी मीन्स साउंड प्रोड्यूस करते हैं, बिल्कुल जी, यहाँ पे मेटल्स तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, नॉन मेटल्स प्रोड्यूस नहीं करते। स्ट्रेंथ, ये ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, इनकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये वीक होते हैं। ये बहुत सिंपल बातें थी जो हमें एज ए डिफरेंस हमें देखने को मिलती है कि क्या डिफरेंसेस हैं मेटल्स में और क्या डिफरेंसेस हैं मेटल के और क्या डिफरेंसेस हैं नॉन मेटल्स के। ठीक है, चलो अगला अगर हम देखें जी, अगला अगर अपन देखें तो ये हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, जैसे कि अब ये केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो बड़ी सिंपल थी कि साउंड प्रोड्यूस करना, हार्ड होना, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट कराना, ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है जब आप पढ़ते हो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जैसे कि नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, क्या मेटल्स ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं? हाँ जी, बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, मेटल्स हमेशा जो होंगे वो बेसिक ऑक्साइड को फॉर्म करेंगे, जबकि नॉन मेटल्स आपके एसिडिक ऑक्साइड्स को फॉर्म करेंगे। ठीक है, क्या रिएक्शन कराते हैं एसिड के साथ में, क्या रिएक्शन कराते हैं बेस के साथ में, ये अभी हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अभी हम आगे के लिए छोड़ रहे हैं। दीज आर केमिकल प्रॉपर्टीज़, और वो जो सारी थी वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन हमें बन सकता है जब हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, जब हम किसी भी केमिकल की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सॉल्ट्स, एसिड्स, बेसिस, ये सारे क्या केमिकल्स हैं, तो ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आएगी आपकी। ठीक है, चलो अब जो भी प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी उसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। हमने देखा कि मेटल्स जो होते हैं हमेशा रूम टेम्परेचर पे, मतलब अराउंड 27-30 डिग्री टेम्परेचर पे, ये रूम टेम्परेचर पे जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सॉलिड। बट नहीं होते सब। कैसे नहीं होते? मरकरी जो है रूम टेम्परेचर पे सॉलिड नहीं होती है, तो ये एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब अपवाद। अपवाद का मतलब ऐसा कोई चीज़, अपवाद मतलब ऐसी कोई चीज़ जो जनरल प्रिंसिपल को, जनरल कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करती है। तो मरकरी आपका एक एक्सेप्शन है मेटल का। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड नहीं होता, ये ठीक है, ये हमेशा लिक्विड के फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर में। पहला तो अपवाद था मरकरी। दूसरा है आयोडीन। आयोडीन एक चमकता हुआ पदार्थ है, बट होना क्या चाहिए था? मेटल नहीं, ये नॉन मेटल है। क्यों? क्योंकि एक एक्सेप्शन, एक अपवाद है, ये फॉलो नहीं करता जनरल रूल को जो कि एक मेटल का है। तो आयोडीन है तो नॉन मेटल, पर वो लश्चरस है, ऐसा हो सकता है। कार्बन की जब आप बात करोगे, कार्बन जो है एक नॉन मेटल है, बट इससे बनने वाला डायमंड, ठीक है, सबसे ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस है और इसका मेल्टिंग पॉइंट डायमंड का बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कैसे? दिस इज एक्सेप्शन। कार्बन से ही तो बना है डायमंड। डायमंड बिल्कुल कार्बन का एलोट्रॉप है, आप पढ़ोगे इसको आगे भी। तो डायमंड खुद एक कार्बन है, पर इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है। दैट्स अ रॉन्ग प्रिंसिपल। तो ये क्या एक एक्सेप्शन है। डायमंड के अलावा एक और है हमारे पास एक्सेप्शन, ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट भी कार्बन का ही नॉन मेटल का ही एग्जाम्पल है, पर इसका इलेक्ट्रिक जो कंडक्शन है बहुत अच्छा है। तो ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट स्टिल वी कंसिडर दिस एज अ नॉन मेटल, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और डायमंड जो भी एक एलोट्रॉप है कार्बन का, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस माना जाता है और इसका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है। क्यों? ये तो नॉन मेटल था ना। दिस इज़ एक्सेप्शन। ठीक है, चलो इसके अलावा कुछ मेटल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं एल्कलाई मेटल्स, जैसे कि सोडियम, जैसे कि पोटेशियम। इनका क्या करेंगे आज? ये होते तो मेटल्स हैं, पर ये सॉफ्ट है। आपने तो कहा था मेटल्स तो हार्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि ये है एक्सेप्शन, क्योंकि ये है अपवाद। ये जनरल प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है अपवाद। और इस अपवाद की वजह से ये लोग आते तो उसी सीरीज़ में, आते तो उसी कैटेगरी में, पर ये फॉलो नहीं कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं आप? दीज आर एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। प्लीज़ आप इन एक्सेप्शंस को ध्यान से सुने, पढ़ें और कहीं पे नोट कर लें। मरकरी, आयोडीन, कार्बन के एलोट्रॉप्स और एल्कलाई मेटल्स, ये 4 एक्सेप्शंस हमने पढ़े अभी तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं जो कि हमारे एग्जाम में कभी भी पूछे जाते हैं। चलो अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारा जो है कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस आपको दिए हुए, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट नहीं करते इसके ऊपर, और फटाफट से देखते हैं। एग्जाम्पल देना है आपको सबके। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, अभी आपने पढ़ा है मरकरी, लिख लेना इसको। कट विद अ नाइफ, इसको आप आराम से काट सकते हो सारे अल्कलाई मेटल्स को। और यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं सोडियम का। Na मीन्स सोडियम, लिखते जाओ, अगर बुक है तो बुक में लिखो। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, एक्चुअली यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ठीक है, पर डायमंड कैन बी हियर, और कॉपर ऑल्सो कैन बी हियर। ठीक है, कॉपर भी जो है वो भी एक अच्छा कंडक्टर है हीट का। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट की जब आप बात करते हो
तो आप लिख लीजिए वुड या फिर लेड। और मेलिएबल और डक्टाइल का मतलब, मेलिएबल का मतलब जब आप किसी मेटल को मार रहे हो, अगर आप हथौड़े से किसी मेटल को मारते हो तो पतली पतली शीट्स में बन जाता है। ये प्रॉपर्टी मेटल की कि वो पतली पतली शीट में बन जाएगा। अगर ये छोटा सा मेटल का एक हमारे पास टुकड़ा था, इसको अपने पतली पतली शीट्स में बना दिया, दिस इज कॉल्ड मेलिएबल। और अगर डक्टाइल की बात करें, डक्टाइल मीन्स कोई मेटल का टुकड़ा था, आपने इसको गर्म करके स्ट्रेच करके बहुत लंबा बना दिया, ठीक है, बहुत लंबा आपने इसको बना दिया, दिस इज कॉल्ड डक्टाइल। जैसे कि सोने के या फिर लोहे के जो हमारे वायर्स होते हैं या कॉपर के वायर भी होते हैं, तो ये सारे कैसे बनते हैं, स्ट्रेच करके, इसी को हम कहते हैं डक्टिलिटी, ठीक है, सिंपल। चलो अब हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखा, अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। चलो देखो, इसमें बड़ा सिंपल सी बात हमें याद रखनी है कि जब भी आप किसी चीज़ को किसी भी चीज़ को एयर में जलाते हो, बर्न इन एयर, दैट मीन्स उसकी रिएक्शन होगी ऑक्सीजन के साथ। क्यों भाई? क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन हमेशा हर जगह प्रेजेंट है। जब भी आप एयर की बात करते हो, एयर के अंदर हमेशा ऑक्सीजन है, ठीक है। तो मेटल की आपने जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई तो ये हो जाएगा मेटल ऑक्साइड, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, कॉपर आपका एक मेटल था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई, क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड। लास्ट हमारी फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था, फर्स्ट चैप्टर के अंदर, जैसे ही अगर मैग्नीशियम है उसकी आप रिएक्शन कराते हो ऑक्सीजन के साथ तो वही बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, बैलेंस करने के बाद सेम रिएक्शन। तो ये क्या है? ये हो जाते हैं मेटल ऑक्साइड्स। तो एग्जाम्पल क्वेश्चन आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल कि मेटल्स को आप अगर एयर के प्रेजेंस में जलाते हो तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मेटल ऑक्साइड्स बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, तो इनको आपने कहा मेटल ऑक्साइड्स। अब ये देखो, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, जो हमने पहले भी टेबल में देखा था, ठीक है। पर कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं, कुछ ऐसे भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो बहुत एसिडिक होते हैं और बहुत एसिडिक और बेसिक दोनों का बिहेवियर शो करते हैं। इनको हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जो दोनों तरह के चीज़ों को शो करते हैं, बेस को भी और एसिड को भी, नेचर को, उसको हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये हमें याद रखने की ज़रूरत है, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट, अभी एनोडाइजिंग क्या होता है? जब आप किसी भी मेटल के ऊपर एक एल्यूमिनियम की लेयर लगा दो, इस तरीके से अगर आप एक एल्यूमिनियम की लेयर यहाँ पे लगा दोगे, दिस इज कॉल्ड एनोडाइजिंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब ज़्यादा क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं है तो हम जल्दी जल्दी इन चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। बड़ा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा टाइम हम चीज़ों में नहीं ले सकते, तो जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। देखा हमने पहले कि ऑक्सीजन के साथ या एयर के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा। अब हम देख रहे हैं कि पानी के साथ, वाटर के साथ जब आप रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा? वाटर, ठीक है। तो मेटल की आपने रिएक्शन कराई वाटर के साथ में, क्या बन गया? मेटल ऑक्साइड। फिर वही बना सेम, और क्या निकल गई? हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई, सिंपल, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, ये आपका था पोटेशियम, मेटल है, वाटर के साथ रिएक्शन कराई, 2H2O, क्या बन गया? मेटल ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, और क्या निकला? हाइड्रोजन। समझ में आया? इतनी सी बात थी कि वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो भी मेटल ऑक्साइड ही बनेगा, पर रिलीज क्या होगा? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सिंपल सी कहानी, ज़्यादा इसमें समझने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो क्या होगा अगर आप वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो भी मेटल ऑक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। याद करने की ज़रूरत इसको है। व्हाट हैपन्स अगर आप एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हो मेटल की, तो मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ में कराते हो तो आपका बनता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। जब भी आप रिएक्शन करा रहे हो मेटल की एसिड के साथ में तो सॉल्ट रिलीज होगा और सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इस बात का, तो ये रहा, एक मिनट, ठीक है। तो जब भी आपने एसिड के साथ में मेटल की रिएक्शन कराई तो क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, बिल्कुल। ये देखो नीचे आप पढ़ोगे इसमें, ठीक है। या देखो, जैसे कि मैग्नीशियम है या मैंगनीज है, ये अगर आप HNO3 के साथ रिएक्ट कराते हो तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये आपका एग्जांपल था। इतना समझना है कि एसिड के साथ मेटल की रिएक्शन कराते हो तो क्या निकल के आएगा? आपकी एक गैस निकल के आएगी, हाइड्रोजन गैस, और क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। नेक्स्ट, अगर आपने हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल, आपने एक मेटल लिया, ठीक है, आपने किसी सॉल्यूशन या किसी सॉल्ट के साथ इसकी रिएक्शन कराई, ठीक है। अब क्या होगा? ये एक छोटा सा और बहुत सिंपल सी बात, क्योंकि हम पहले भी इसको कर चुके हैं। मान लीजिए एक मेटल है आपका Fe, यानी कि आयरन, इसकी रिएक्शन आपने कराई, सॉल्ट ऑफ सॉल्यूशन B लिखा हुआ है, आपने रिएक्शन कराई CuSO4, कैल्शियम कॉपर सल्फेट,
इसकी रिएक्शन कराते हो तो क्या बन के आएगा, FeSO4 फेरस सल्फेट यानी आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, और कॉपर आपका बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो मेटल ए था वो जोड़ा गया आपका सॉल्यूशन के साथ में, और मेटल बी जो था वो आपका बाहर निकल जाता है, एक्सिट। मेटल बी क्या हो जाता है, मेटल बी का एग्जिट, सिंपल। ये हो रहा है इस सारी चीज़ में आपके कोई ना कोई, या तो ये फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में भी आप देखोगे इसको ये चीज़ मिलेगी आपको, ये दोनों रिएक्शन, ये रिएक्शन है इसका आप कहते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपको देखने को वहाँ भी मिल जाएगी। तो अगर आप मेटल ए को किसी सॉल्यूशन बी से रिएक्ट कराते हो तो क्या होगा, ये आपने अभी अभी समझा। अब यह है रिएक्टिविटी सीरीज़, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे बड़े क्वेश्चंस आपके आते हैं सीबीएसई में भी और आरबीएसई में भी। क्या होती है रिएक्टिविटी सीरीज़, आपने देखा कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है, इसको आपने कहा रिएक्टिविटी सीरीज़। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ऊपर वाले मोस्ट रिएक्टिव, और जैसे जैसे आप नीचे जाओगे लीस्ट रिएक्टिव, यानी कि रिएक्टिविटी यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। इसको याद करने के लिए हम बचपन से एक ट्रिक देखते हुए आ रहे हैं, वो ट्रिक मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ। बहुत बड़ी सिंपल ट्रिक है जो हर कोई आपको बता देगा ये तो। ठीक है, इसको थोड़ा इंग्लिश में लिखता हूँ, हिंदी में थोड़ी राइटिंग मेरी भी अच्छी नहीं है ज़्यादा। काशी नाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है। ठीक है, ये तो छोटी सी वो थी जो आपको सब जगह देखने को मिल जाएगी। इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। क्या हुआ, चलो कोई बात नहीं। तो ये आपका हो गया कि काशीनाथ का आलू, काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है। और आगे जो आपको सीरीज़ देखने को मिलती है उसमें थोड़ा सा ये है कि यहाँ तक तो ये हो गई एच तक, सी से हम थोड़ा सा अलग ट्राई करते हैं। ये खुद मेरी बनाई हुई है, कौन है आगे आओ। ठीक है, ये मेरा कुछ अलग से बनाया हुआ था, मेरा खुद का, क्योंकि पहले वाली तो आपको सब जगह पे इंटरनेट पे या कहीं भी मिल जाएगी, हम खुद बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं उसको। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज़ में कौन से हैं और कम रिएक्टिव मेटल्स हमारे कौन से हैं। बहुत सिंपल सी बात ये थी हमारी, जो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट, सोडियम को केरोसिन ऑयल में क्यों कैप्ट करके रखते हैं, क्यों, क्योंकि सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। सोडियम इज़ हाईली रिएक्टिव, ठीक है, तो सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इस तरीके से अगर वो ज़्यादा रिएक्शन करेगा तो O2 के साथ में वो रिएक्शन ना करे, इसलिए उसको हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं। राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। आयरन की रिएक्शन जब आप स्टीम के साथ कराते हो तो उस रिएक्शन को आप कैसे लिखोगे, इसके बारे में। तो पहला, आयरन की रिएक्शन स्टीम के साथ करानी। स्टीम का मतलब आप जानते हो, यानी कि पानी। Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, आयरन प्लस वाटर क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड, अभी हम पढ़ के आए थे। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, सॉल्ट बनता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये क्या है, Fe3O4 है, रस्ट, इसी को हम कहते हैं रस्टिंग, जो जंग लग जाता है हमारा, ये ऐसे ही लगता है। तो Fe क्या है, मेटल है। ठीक है, अब इसको थोड़ा बैलेंस कर लो आप कि Fe जो थे वो 3 थे, वाटर जो था वो 4 था, यहाँ पे भी आ जाएगा 4, सिंपल। दूसरी, कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर। कैल्शियम और पोटेशियम को जब आप वाटर के साथ मिलाते हो तो क्या होता है, Ca प्लस H2O, इसको मिलाया आपने, बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सेम रिएक्शन, मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करा दी, क्या बना, सॉल्ट, और क्या रिलीज हुआ, हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही पोटेशियम की भी है, पोटेशियम प्लस वाटर गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। थोड़ा बैलेंस कर लो यहाँ पे, ठीक है, ऐसे। तो ये रिएक्शन आपकी सारी कहलाती हैं, वही रिएक्शन जो हमने पढ़कर अभी आए थे कि कैसे आप रिएक्शन अगर कराते हो मेटल की और वाटर की तो क्या बनकर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी में देख लो,
क्योंकि ये इंटेक्स क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए ना, अगर इनको करते हो आप एग्जाम में बड़ी आपको हेल्प मिलती है. विच गैस इज इवॉल्व विद when dilute hydrosulfuric acid is added to a reactive metal, write the chemical reaction when iron reacts with dilute sulfuric acid. ठीक है, पहले तो अगर आपकी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को, अगर आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस विल रिलीज, पहली बात. दूसरा जो रिएक्शन आपको लिखनी है वो रिएक्शन ये है, केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट विद हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड. तो आयरन है, इसकी रिएक्शन कराई H2SO4 के साथ और क्या बनकर आया, FeSO4, और रिलीज क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस. ठीक है. फिफ्थ, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट, राइट द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस. जिंक प्लस आयरन सल्फेट सब जानते हैं, बहुत सिंपल सी रिएक्शन, गिव्स जिंक सल्फेट प्लस Fe. क्या हुआ है, Fe की जगह आ गया जिंक, जिंक की जगह आ गया Fe. Fe मतलब फेरस, आयरन. सिंपल सी रिएक्शन. ठीक. नेक्स्ट, मेटल्स और नॉन मेटल्स जब रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो बनेगी बॉन्ड्स. अगर मेटल्स और नॉन मेटल्स की जब आप रिएक्ट कराते हो तो यहाँ बनते हैं बॉन्ड्स. ठीक है, किस टाइप के बॉन्ड बनेंगे इसको आप देखते हैं फटाफट. चलिए, तो पहले अगर आप इसको नहीं जानते, जो आपको स्क्रीन पे सामने दिख रहा है, तो पहले समझ लेते हैं 9th क्लास की ये कॉन्सेप्ट है हमारा 9th क्लास का, कि सारे जो हमारे पास में जो वो होते हैं एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि सारे एलिमेंट, हीलियम, नियोन, आर्गन, सोडियम, मैग्नीशियम, इनकी सीरीज़ भी है. इन सारे एलिमेंट्स के अंदर, इनके एटम के अंदर लास्ट में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको हम कहते हैं ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. और इन्हीं के बेसिस पर डिपेंड करता है कि आप कितने बॉन्ड बनाओगे और आप कैसे रिएक्ट करोगे. तो पहला, जैसे कि हीलियम का 2 है लास्ट में. ठीक है, नियोन के पास में 8 हैं, आर्गन के पास में 8 हैं फॉर एग्जांपल, सोडियम के पास में 1 है, मैग्नीशियम के पास में 2 है, एल्यूमिनियम के पास में 3 है, पोटेशियम के पास में 1 है, 2, 5, 6, 7. ये आपके लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं और यही आपको हेल्प करेंगे कि आपकी रिएक्शन कैसे होगी, आप नॉन मेटल या मेटल से कैसे रिएक्ट करोगे. फॉर एग्जांपल, अगर कोई मेटल है, फॉर एग्जांपल आपने लिया सोडियम को और उसकी रिएक्शन आपने कराई ऑक्सीजन के साथ में, ऐसा एग्जांपल के तौर पे, तो कैसे उसकी रिएक्शन होगी ये आप देखते हैं. अब देखेंगे इसको हम. तो जैसे कि आपने रिएक्शन कराई सोडियम क्लोराइड की, सोडियम है आपके पास और क्लोरीन है. सोडियम आपके पास में, सोडियम है जिसको आप कहते हो Na, और क्लोरीन है. ठीक है, देखो, तो सोडियम जो है वो आपका एक मेटल है, क्लोरीन आपका नॉन मेटल है. इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के सोडियम के लिए आता है लास्ट में 1, क्लोरीन के लिए लास्ट में आता है 7. समझ गए आप. तो सोडियम के पास लास्ट में है 1, क्लोरीन के पास में लास्ट में है 7. 1 2 3 4 5 6 7. अब क्या करेगा, ये दोनों मिलकर के शेयरिंग करेंगे और बोलेंगे कि आपस में शेयर कर लेते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को और एक बॉन्ड बना लेते हैं. ठीक है, तो क्या बात होगी आगे, सोडियम बोलेगा कि ठीक है भाई, एक मेरा इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ रख रहा हूँ, क्लोरीन भी बोलेगा ठीक है भाई, एक मेरा इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ रख रहा हूँ आपके बराबर का, और दोनों एक बॉन्ड बना लेंगे जिसको आपने कहा NaCl. छोटी सी समझने वाली बात हमारी ये थी. तो कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल्स, जो आपका टॉपिक था, टॉपिक का नाम है मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं. तो भाई ऐसे ही रिएक्ट करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स. ठीक है, एक एग्जाम्पल हुआ हमारा सोडियम क्लोराइड का, सोडियम और क्लोरीन का. दूसरा एग्जाम्पल आप ले लो, क्लोरीन के लिए ये वाला साइन यूज होता है Cl. दूसरा एग्जाम्पल आप ले लो ये वाला जो आपकी बुक में भी दे रखा है, मैग्नीशियम का और क्लोरीन का. क्लोरीन के पास अगेन 7, मैग्नीशियम के पास लास्ट में 2. ठीक है, चलो अब क्या होगा कि क्लोरीन बोलेगा कि भाई मेरे पास 7 है, 1 2 3 4 5 6 7. मैग्नीशियम बोलेगा कि भाई मेरे पास तो 2 हैं, एक मैं आपको दे रहा हूँ, एक मैं दूसरे क्लोरीन को दे रहा हूँ, अगर आपको नाराज़गी नहीं हो तो. ठीक है, तो क्लोरीन के पास भी हो गए 7 दोबारा. तो क्लोरीन ने बोला मैं यहाँ दे रहा हूँ, मैग्नीशियम बोला ठीक है मैं भी एक आपसे शेयर कर लेता हूँ. मैग्नीशियम ने और बोला कि मैं एक और शेयर कर रहा हूँ यहाँ दूसरे क्लोरीन के पास, और दूसरे क्लोरीन ने भी कहा कि ठीक है मैं भी यहाँ पे एक शेयर कर लेता हूँ. अब क्या होगा, क्लोरीन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोरीन, ये दोनों एक बॉन्ड बना लेंगे ऐसे. तो बॉन्ड क्या बन जाएगा, क्लोरीन मैग्नीशियम क्लोरीन, दैट मीन्स MgCl2. और ये आपका बन गया कंपाउंड, एक कंपाउंड बन गया ये. ठीक है, जिसको हमने कहा मैग्नीशियम क्लोराइड.
ऐसे ही रिएक्शन करते हैं भाई मेटल्स और नॉन मेटल्स। जो आपका टॉपिक का नाम था, मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही मेटल्स और नॉन मेटल्स आपके रिएक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। अब आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है और इनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है ये आप देखते हैं, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज़ की जब आप बात करेंगे तो आयनिक कंपाउंड्स का फिजिकल नेचर, तो ये इनके पास आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड है। क्यों? क्योंकि इनके पास स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में बहुत क्लोज अट्रैक्शन है, इस वजह से ये लोग सॉलिड होते हैं। किसकी बात हो रही है? आयनिक कंपाउंड्स की। तो आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड। दूसरी बात, इनके पास में क्योंकि अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो दोनों हाई होते हैं। बहुत सिंपल सी बात समझ में आ गई हमें। दूसरी, सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये हमेशा सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर और अदर सॉल्वेंट्स के अंदर, जैसे कि पेट्रोल, केरोसिन, इथेनॉल, अल्कोहल के अंदर ये इनसॉल्युबल होते हैं। कंडक्शन की अगर आप बात करें, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन की अगर आप बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा चार्ज का मूवमेंट है, इस वजह से आयनिक कंपाउंड्स लिक्विड स्टेट में तो मूव करते हैं, बट आयनिक कंपाउंड्स इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज यहाँ पे आपका मूवमेंट नहीं हो पाता। किसके अंदर? पार्टिकल्स के अंदर। पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, क्योंकि पार्टिकल्स मूव नहीं कर पा रहे, इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भाई नहीं होगा अगर पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे हैं। जबकि लिक्विड स्टेट में ये ऐसा हो सकता है कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अच्छी तरीके से कंडक्ट कराए। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। सोडियम का आपको पता है लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसा बन जाएगा। ऑक्सीजन का आपको पता है लास्ट में जो होते हैं 6 होते हैं, तो ऐसा बन जाएगा 1 2 3 4, कहीं भी लगा सकते हो आप, 6 5 6। मैग्नीशियम की जब आप बात करोगे इसके अंदर मैग्नीशियम के पास में है 2, तो 1 और 2 कहीं भी लगा दो, चाहे तो लेफ्ट में लगाओ चाहे तो राइट में लगाओ, तो ऐसा बना सकते हो आप। यह है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आपने डॉट से समझाया है। फॉर्मेशन ऑफ Na2O and MgO बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले देख लेते हैं Na2O को, ठीक है। Na2O कैसे बनेगा? Na, एक इधर, एक इसने इलेक्ट्रॉन दिया, एक इसने इलेक्ट्रॉन दिया, ऑक्सीजन ने एक यहाँ इलेक्ट्रॉन दिया, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन दिया, बाकी 4 ऊपर, तो एक तो बन गया बॉन्ड ये वाला, एक बन गया बॉन्ड ये वाला। ये आपका है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाला मेथड से Na2O का स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट, MgO, ये हैं Mg, ये हैं O, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आपने दिए दोनों, Mg ने। ऑक्सीजन बोला आप 2 दे रहे हो, मैं भी 2 दे देता हूँ, बाकी के 2 मैंने बाकी के 4 मैंने सेव कर लिए, और ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया MgO का। सिंपल। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स। अच्छा, इन्हीं कंपाउंड्स में कौन कौन से आयंस प्रेजेंट हैं? तो यहाँ पे प्रेजेंट है सोडियम प्लस वाले आयंस। क्यों प्लस? क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन दिया है, दान दिया है, मान लो याद करने के लिए, तो दान देने वाला अच्छा होता है, बट जिसने दान दिया है वो कमाई नहीं कर रहा, फॉर एग्जांपल वो कमा नहीं रहा, तो आपको एक्सप्लेनेशन के तौर पर रखना है कि वो नेगेटिव है। तो सोडियम पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि सोडियम यहाँ पे चीज़ों का दान कर रहा है, ऐसे समझ लेते हैं हम, ठीक है। तो सोडियम पॉजिटिव। दूसरा, ऑक्सीजन नेगेटिव, क्योंकि आपने लिया है, ठीक है। या फिर मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने दिए हैं। सिंपल सी कहानी, ये 3 आपको याद रखने के 3 आयंस आपके काम। आयंस क्या होते हैं? जब किसी भी चीज़ पे आप चार्ज लगा दोगे, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो आपका आयन कहलाता है। वाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स? ये तो आपने अभी अभी पढ़ा है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है? बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग क्या कह सकते हैं, बॉन्ड्स या फोर्सेस, ठीक है। क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स में एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। अब ये दोनों क्योंकि अलग अलग हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इसी अट्रैक्शन की वजह से आयनिक कंपाउंड्स में स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, इसीलिए ये दोनों आपस में अच्छा फोर्स जनरेट करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा? तो ये हमारी सारी चीज़ें थी। इसको बुक अगर आपके पास में, इसको पॉज करके थोड़ा सा पढ़ लेना, अच्छा टॉपिक है, पर जो मैं समझा रहा हूँ इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं समझ में नहीं है बुक के अंदर भी, इतना ही आपको पढ़ना है। अकरेंस ऑफ मेटल्स, पहले इसमें बात करेंगे एक्सट्रैक्शन की, मेटल्स को ज़मीन से आप कैसे निकालते हो, ठीक है। तो मेटल्स जो हैं 3 टाइप के देखते हैं, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी
मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, और पढ़ेंगे भी ऐसे ही। जैसे कि इस टेबल पे आ जाओ, इस टेबल पे आप देख रहे हो कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बेसिस पे 3 टाइप के मेटल हैं, हाई, मीडियम, लो रिएक्टिविटी। ठीक है, अब जो हाई रिएक्टिविटी वाले हैं उनको तो आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो। अब ये क्या होता है अभी हम देखने वाले हैं। जो मीडियम वाले हैं उनको आप 2 भाग में डिवाइड करते हो। पहला हो सकता है कार्बोनेट, अगर वो कार्बोनेट तो उसका कैल्सिनेशन करोगे। अगर वो सल्फाइड, कार्बोनेट मतलब कार्बोनेट अगर उसमें प्रेजेंट है CO3 या ऐसे कोई कार्बोनेट जैसा कुछ प्रेजेंट है तो उसको आपने कहा कार्बोनेट। और अगर उसमें सल्फाइड, सल्फेट जैसा कुछ प्रेजेंट है, सल्फर जैसा कुछ प्रेजेंट है तो उसको आपने कहा सल्फाइड। और इसका आप करते हो रोस्टिंग, उसके बाद इनके ऑक्साइड बनाते हो, फिर ऑक्साइड को हटाते हो, रिडक्शन कहते हैं उसको, और फिर आप प्योर करते हो मेटल को। समझना दोबारा, कार्बोनेट का आप कैल्सिनेशन करोगे, सल्फेट वाले चीज़ों का, सल्फाइड का आप रोस्टिंग करोगे, फिर इसका आप ऑक्साइड बनाओगे, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे। ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे तो क्या बन जाएगा, मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को हटा देंगे, इसका आपने कहा रिडक्शन, और आपका मेटल फिर बन चुका है। अगर लो रिएक्टिविटी है तो आप क्या करोगे इसकी आप कुछ नहीं करना, आपको रोस्टिंग करनी है और आपका मेटल बन जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं इसको एक एक करके। पहला, अगर मेटल ऐसा है जो लो है रिएक्टिविटी सीरीज़ के अंदर, ऐसे मेटल जो कि रिएक्टिविटी सीरीज़ में लो उस पर आते हैं, तो इसके लिए आप क्या करते हो, ये अनरिएक्टिव है पहले तो। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करते हो, पहले आप इनको मेटल ऑक्साइड बनाते हो, ये देखो आप ऑक्सीजन से रिएक्ट करा रहे हो, और उसके बाद इसको रिड्यूस कर देते हो, सिंपल। जैसे कि सिनेबार एक HGS एक और है मरकरी का, इसको एयर में हीट करोगे तो ऑक्सीजन से रिएक्शन हो जाएगी, और उसके बाद इसको आप मरकरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हो, और फिर आप इसको रिड्यूस मतलब ऑक्सीजन को हटाना। तो आप ऑक्सीजन को हटाओगे तो इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। बात इतनी थी आप समझने वाली। नेक्स्ट, अब ऐसे मेटल जो हाई या जो मिडल आते हैं, मिडल पे आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, उसका आप क्या करते हो, उसका आप करते हो रोस्टिंग, और उसका आप करते हो कैल्सिनेशन। ठीक है, कैल्सिनेशन समझ लेते हैं क्या होता है, और रोस्टिंग समझ लेते हैं क्या होता है। द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इसको आपने कहा रोस्टिंग। द कार्बोनेट ओर्स आर चेंज्ड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग, अगेन इसको आपने कहा कैल्सिनेशन। हीटिंग करी, ऑक्सीजन को मिलाया, अब जो बना मेटल ऑक्साइड उसको आपने कहा, उस रिएक्शन को आपने कहा या तो रोस्टिंग या कैल्सिनेशन। रोस्टिंग कब बोलेंगे, जब आपका सल्फर प्रेजेंट होगा। कैल्सिनेशन कब बोलेंगे, जब कार्बोनेट प्रेजेंट होगा, मतलब CO3। पहले भी देखा था हमने वीडियोस में, पहले वाली वीडियोस है मेरी, कि कैल्सिनेशन क्या होता है, जब आपकी CO3 प्रेजेंट हो। CO3 मतलब कार्बोनेट का जब प्रेजेंस हो तो आप उसको कहते हो, ये चीज़ आपका कैल्सिनेशन। ठीक है, ओ सॉरी कार्बोनेट। चलो नेक्स्ट, अब आपके आते हैं वो मेटल्स जो कि हैं हाई एक्टिविटी सीरीज़ के अंदर। एक्टिविटी सीरीज़ के अंदर जिनका जो वो है वो बहुत हाई है। इसके लिए आप क्या करते हो, आप ऐसे मेटल्स को प्योर करने के लिए या ऐसे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ऐसे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप लोग, एक मिनट, हाँ, ऐसे मेटल्स करने के लिए आप लोग इनका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हो। ठीक है, क्योंकि ये मेटल्स बहुत जल्दी से ऑक्सीजन को अटैच कर सकते हैं, मतलब हाई एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए। तो ऐसे मेटल्स को आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से इनको रिड्यूस करते हो। जैसे कि सोडियम का आप कर सकते हो, मैग्नीशियम का आप कर सकते हो, या फिर कैल्शियम का आप कर सकते हो। कैसे करेंगे अभी देखते हैं इसको। ठीक है, ये देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। एक तरफ आपने लिया कैथोड, एक तरफ आपने लिया एनोड। एनोड मीन्स पॉजिटिव, कैथोड मीन्स नेगेटिव। उसके बाद आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला। ठीक है, अब एक जगह से जाकर के कॉपर एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा, ये देख रहे हो आप यहाँ पे, हीरा। तो कॉपर जो है वो कैथोड पे आके इकट्ठा हो रहा है, एनोड से निकल रहा है, कहाँ जा रहा है, कैथोड की तरफ। यह है कैथोड वाली ट्यूब, तो कैथोड की तरफ जाके इकट्ठा हो रहा है। इसको पढ़ भी सकते हो आप। The electrolyte is a solution of acidified copper sulfate. The anode is impure copper, whereas the cathode is a strip of pure copper. तो कैथोड क्या बन जाएगा, प्योर कॉपर का स्ट्रिप बन जाएगा। इसी को आपने कहा रिफाइनिंग। रिफाइनिंग के अंदर आपने देखा ये है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। रिफाइनिंग आपने पढ़नी है, रिफाइनिंग में सिर्फ एक टाइप का पढ़ना है आपको, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। बस इतना ही था। अब क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, एक तरफ आप लेते हो कैथोड, एक तरफ आप लेते हो एनोड। ये पूरी कहानी इसी बारे में है। ठीक है, नेक्स्ट, अब कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको।
चलो अब कुछ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं यहाँ पे। मिनरल क्या होते हैं और क्या होते हैं ये आप अभी पढ़ोगे तो चैप्टर को समझ में आएगा, या आपको देख कर लाने। गैंग क्या होता है, अब गैंग अभी देख लेते हैं। गैंग इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, टू बी ऑन अ सीरियस नोट। तो गैंग क्या होता है ये एक बार आप देख सकते हैं। गैंग ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ GANGU, इसके ऊपर में जाना, ये गैंग है। रेफर्स टू इम्प्योरिटीज़ आर इम्प्योरिटीज़ जैसे कि सच एज सॉइल, ठीक है, मान लो सॉइल है या और कोई चीज़ें हैं, ठीक है, विद ओर ऑफ मेटल। तो मेटल्स के ओर्स के साथ में और भी अगर कोई इम्प्योरिटी होती है, इसको आपने कहा गैंग, ठीक है। और क्या होता है, और का ORE, और का मतलब होता है जब आप ज़मीन से डायरेक्टली कोई मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हो, उसको आप कहते हो और। नेचर के फ्री स्टेट में पाए जाने वाले दो मेटल्स के नाम, एक तो आप लिख लीजिए गोल्ड AU, दूसरा आप लिख सकते हैं प्लेटिनम PT। ये दोनों फ्री स्टेट में, फ्री स्टेट मतलब किसी के साथ जुड़े हुए नहीं मिलते, इनको आप रिफाइन करने की आपको बार बार इसकी ज़रूरत नहीं होती। व्हाट केमिकल प्रोसेस यूज फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड से मैं पहले बता चुका हूँ ये, अगर आपको मेटल बनाना है यानी कि ऑक्सीजन को हटा देना है, तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, इसको आप कहते हो रिडक्शन। इसको अपन कहते हैं रिडक्शन। अगर आपने मेटल ऑक्साइड से मेटल को बनाना है तो इसको आप कहते हैं रिडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट हमारा आ जाता है इस चैप्टर का, कोरोजन। कोरोजन क्या है, हम कभी देखते हैं सिल्वर के ऊपर जगह अगर आप वॉश नहीं करते हो तो सल्फर की लेयर बन जाती है। कॉपर के ऊपर भी एक ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की। आयरन के ऊपर भी रस्ट हो जाता है, जंग लग जाता है, किसकी वजह से, मॉइस्चर की वजह से। ये सब किसके कारण होता है, रस्ट के कारण, ठीक है। ये सब आपका रीज़न है रस्ट का। अब इसको कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हो, पहला आप कर सकते हो पेंट कर दो, आप ऑयल लगा दो उसके ऊपर, ग्रीसिंग कर दो, ग्रीस लगा दो उसके ऊपर, गैल्वेनाइज मतलब एक लेयर बना दो मेटल की जैसे कि जिंक की, या फिर क्रोम प्लेटिंग कर दो जो आप सोने पे करवाते हो प्लेटिंग, या फिर एनोडाइज कर दो यानी कि एल्यूमिनियम की लेयर लगवा दो, या फिर एलॉयज़ बना दो। एलॉयज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और वो देखेंगे हम क्या होता है। गैल्वेनाइजेशन का मतलब है, गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग इट विद अ लेयर ऑफ जिंक। जिंक की लेयर चढ़ा दो, गैल्वेनाइजेशन तैयार हो गया। कभी कभी आप देखते हो पाइप्स के अंदर अंदर वाली जो लेयर होती है वो डार्क येलो कलर की होती है, वो होती है गैल्वेनाइजेशन के कारण। एलॉय, एलॉय का मतलब है या तो आप ले एक मेटल को या फिर आप लो एक नॉन मेटल को, उस ऐसे नहीं काम करते हैं इसको। आपने एक तो लिया मेटल और आपने लिया या तो मेटल या फिर नॉन मेटल, और इसको जोड़ के एक नया मेटल बना दिया आपने। इसको दोनों को मिक्स करके एक नया मेटल आपने बना दिया, इसको आपने कहा एलॉय। आजकल आप देखते हो एलॉय टायर आते हैं हमारी गाड़ियों में ना, ये इसी वजह से बनते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम यही करते हैं, मिक्स कर देते हैं किसको, मेटल को या नॉन मेटल को, या फिर मेटल को, दोनों को अलग अलग मिक्स करके हम एक एलॉय बना देते हैं, ठीक है। अगर मान लो एलॉय में एक भी मेटल आपका मरकरी होगा तो उसको हम बोलेंगे अमलगम। पढ़ लो, अगर एक भी मेटल आपका जो है वो अगर मरकरी है तो उसको आप बोलेंगे अमलगम, ठीक है। अब देखो और एग्जाम्पल है हमारे पास एलॉय के। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, ठीक है। एक शायरी भी हो गई यहाँ पे ना। और ये सारे सब इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर हैं। इसके अलावा ये देख लेते हैं लास्ट पॉइंट हमारा, प्योर गोल्ड, जिसको हम कहते हैं 24 कैरेट इज़ वेरी सॉफ्ट। इसके लिए हम इसको एलॉय बनाते हैं गोल्ड को। क्या करते हैं, वो जो आपका असल जो गोल्ड है वो 24 कैरेट का है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, काइंड ऑफ लिक्विड है। उसको मिक्स करते हैं ताकि उसको हार्ड बनाया जा सके, ताकि हार्ड बनाने के बाद उसकी आप ज्वेलरी बना सको। इसके लिए क्या करते हैं, गोल्ड के साथ हम और चीज़ों को भी मिक्स करते हैं। अभी अंधेरा हो चुका है, लाइट मैंने मेन लाइट तो बंद की हुई, क्योंकि जब मैं वीडियो ऐसे शूट करता हूँ तो मेन लाइट में स्विच ऑफ उसको बंद कर देता हूँ, और ऐसी आर्टिफिशियल लाइट मेरे को जलानी पड़ती है, क्योंकि अंधेरे में ओरिजिनल लाइट में जो वीडियो की क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। लास्ट वाली जो आपके इंडेक्स क्वेश्चन हैं वो मैं आपको नहीं कराने को दे रहा हूँ, आपको खुद जाकर के करने हैं, करोगे तो जाके ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो इतना था आज के हमारे इस चैप्टर में। पहले आपने देखा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं मेटल्स की, फिर आपने देखा क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है मेटल्स की, फिर आपने देखा कि मेटल और नॉन मेटल दोनों आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, इसके लिए कैसा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड। और फिर आपने देखा कुछ कोरोजन के बारे में,
देखा आपने कि कैसे आप एक्सट्रैक्शन करते हो मेटल्स का। 3 टाइप के होते हैं वो भी रिएक्टिविटी सीरीज़ के हिसाब से, हाई रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव और लो रिएक्टिव मेटल्स, और उनका सबका कैसे आप एक्सट्रैक्शन करते हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। और कोरोजन को फिर आपने लास्ट में कोरोजन को देखा, ठीक है। तो डिमांड ये थी कि 1 घंटा बड़ा ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो आपको छोटा वीडियो बनाना है, 1 घंटा आपको इसको नहीं लेके जाना। तो कोशिश आज यही थी कि थोड़ा छोटा करके इसको वीडियो को बनाया जाए। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। ऑलराइट, बाय। अगर कुछ क्वेश्चंस आपके हैं कभी भी किसी भी तरह के, तो इंस्टाग्राम पे या कमेंट में आप मेरे से बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप बात करोगे, मैं आपको हो सकता है कोई ना कोई ज़्यादा एडिशनल फॉर एग्जांपल चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ। व्हाट्सएप पे आप मुझसे बाद में जुड़ भी सकते हैं इस तरीके से। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टिल हियर। थैंक यू सो मच इफ़ यू आर वॉचिंग टिल हियर। ओके, इफ़ यू आर वॉचिंग टिल हियर, जस्ट गिव मी अ कमेंट, anything that you want to have, because if I read that, if I read कि someone is watching this content and other videos of mine, I'll be very grateful for you. Thank you so much.